जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम देख रहे हैं विगत वर्ष में संपन्न हुई परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को, इसके पहले हमने सामान्य विज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कम्प्लीटली 6 वीडियो में हमने देख लिया है। इस समय हम देख रहे हैं जो पर्यावरण के जो प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। ये आज हमारी दूसरी वीडियो है पर्यावरण की, और इसके पहले हमने पर्यावरण की एक वीडियो देखी जहां पर हमने 25 प्रश्न शामिल किए थे। आज हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें पर्यावरण के प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास के भी हैं, और आगामी जो भी आपको वीडियो मिलेगी वहां पर प्राचीन इतिहास को ही शामिल किया जाएगा, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास को भी शामिल किया जाएगा। बारी बारी करके हम सभी विषयों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। हालांकि आपका एग्ज़ाम एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो होने वाला है अभी उसकी कोई डेट आई नहीं है। जब भी डेट आएगी, डेट आने से पहले पहले या फिर एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरी तरह से उनको कवर कर लेंगे और फुल डिटेल के साथ में भी कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर है, तो थोड़ा सा जानिए आप। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का पहला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की गई थी 1936 में, 1936 में स्थापना की गई। जब स्थापना की गई तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। 1957 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट इसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट। लेकिन वर्तमान में इसका नाम ना तो हेली नेशनल पार्क है और ना ही जिम कॉर्बेट। वर्तमान नाम इसका है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी है जो इस पार्क के बीचों बीच होकर बहती है। तो वर्तमान नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो बाघ हैं, बाघों की संख्या पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। यूपी में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट में ही दर्ज की जाती है। और जो यह लिखा गया है बांदीपुर, तो बांदीपुर कर्नाटक में पड़ जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में है। और यहाँ पर काजीरंगा जो असम में ही है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला जो गैंडा है, राइनो जिसको हम कहते हैं, उसके लिए फेमस है। और गैंडा परियोजना सरकार द्वारा 1987 में शुरू की गई थी। और दुधवा जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो इस हिसाब से हमारा जवाब बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में है कहाँ, तो ये रामनगर में है। कहाँ है, रामनगर। और ये पड़ेगा नैनीताल में। इस हिसाब से हमारा जो जवाब बन जाएगा रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कि सुंदरवन है, तो सुंदरवन क्या है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सुंदरवन एक डेल्टा है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर यह डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यह डेल्टा बनाया जाता है। और यह डेल्टा जो क्षेत्र है इसका विस्तार भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी है। तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार आपको भारत में मिल जाएगा, भारत में, और साथ में ही बांग्लादेश में भी हो जाएगा, बांग्लादेश में।
और इस जो डेल्टा है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर हमेशा सदा हरित वन पाए जाते हैं। सदा हरित वन पाए जाते हैं। सदा हरित मतलब सदा बहार वन पाए जाते हैं। सदा हरित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस जो सुंदरवन के डेल्टा है इसे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ही, या फिर आपके जो सुंदरवन का डेल्टा है वहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और जो नरभक्षी भी होते हैं रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाए जाते हैं। यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, काफ़ी ज़्यादा दलदली भूमि भी यहाँ देखने को मिलती है सुंदरवन डेल्टा में। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन यह भी, तो जवाब बन जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरवन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कि ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जो ताजमहल है इसका रंग बदल क्यों रहा है, यही आपको बताना है। जो ताजमहल है ये बेरंग हो रहा है, इसका रंग बदल रहा है, उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो कारण है आप देख रहे हैं। पहले ताजमहल हमारा कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं ताजमहल थोड़ा सा मटमैला, जिसमें थोड़ा सा पीलापन आ चुका है। कुछ ऐसा हमको ताजमहल वर्तमान में दिखता है, पहले कुछ ऐसे दिखता था। जो इसके पीछे का कारण है, कारण ये कि हम जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, कहानी को अच्छे समझिएगा आप। सल्फर डाइऑक्साइड है। और एक गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दोनों ही प्रदूषण वाले गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये जो गैस है जब यह जल के साथ मिलती है तब यह बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सीधा हम तेजाब की बात करते हैं। जो शीशा संचायक बैक्टीरिया होती हैं वहाँ पर आप घटक के रूप में रसायन के रूप में वहाँ हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा गया है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब यह जल से मिलता है तब यह भी बनाता है नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ नाइट्रिक अम्ल हुआ, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। जब हमारे वातावरण में, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें विद्यमान होती हैं, जब भी साल की पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में होता क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब इनके कण जल के साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। और ये कण सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जल के साथ मिलकर नीचे आ जाते हैं और ये हमारे ताजमहल पर गिरते हैं या फिर जो हमारी वनस्पतियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं और इसी को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसी को बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा। तो कहने का अर्थ ये है कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है, अच्छे से आपने समझा होगा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही ऐसा देखा जा रहा है, जो ताजमहल इसका रंग लगातार बदल रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जो हरित ग्रह प्रभाव है किस गैस के अधिक मात्रा में होने पर बढ़ता है। तो जो हरित ग्रह प्रभाव है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, हरित ग्रह प्रभाव, इसके पीछे का जो कारण है हम जान रहे हैं कि हमारे वातावरण में एक गैस है जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अलावा जो गैस है जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, जलवाष्प है। और इसके अलावा मीथेन है। और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, हरित प्रभाव गृह गैसें हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे वातावरण में इन गैसों की अधिकता होगी, इन गैसों की सघनता होगी, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझा रहे हैं। मानिए कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर अगर पृथ्वी के वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, CFC इन सभी गैसों की अगर अधिकता होगी तो ये सभी गैसें हमारे वायुमंडल में एक लेयर बनाती हैं, एक परत बनाती हैं। इस परत का काम ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी तक आ जाते हैं, आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं
परिवर्तित होने के बाद वापस जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो इन गैसों की लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, इनकी जो लेयर है इनको वापस जाने नहीं देती है, इनको फिर से नीचे की तरफ मूव कर देती है, इनको नीचे को रिफ्लेक्ट कर देती है और फिर ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे लगातार चलती रहती हैं और पूरे वायुमंडल को ये गर्म कर देती हैं और इसी वजह से गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण यही है, तो आपको ध्यान रखना है जो हरित गृह प्रभाव गैस हैं इनमें कौन सी गैस शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड है। इस हिसाब से जो हमारा जवाब बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यही कारण है कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है और इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही माना गया है, और जबकि सबसे करीब जो सूर्य के है ग्रह वह बुध है और दूसरे नंबर पर शुक्र है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह हम शुक्र को मानते हैं, जबकि होना चाहिए था बुध को, क्योंकि बुध सबसे करीब है सूर्य के और इसका वजह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। अच्छे से आपने क्वेश्चन को समझा होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न यहाँ लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो स्थानिक का अर्थ ये है कि एक ऐसा जानवर जो सिर्फ एक विशेष स्पेशल क्षेत्र में पाया जाता है उसे हम स्थानिक कहते हैं। चलिए आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है जो एक सिंगी गैंडा है, एक सिंगी गैंडा अगर आप देखेंगे तो यह सिर्फ असम में पाया जाता है। असम के साथ साथ असम व नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। असम व नेपाल के तराई क्षेत्र में स्पेशल वही पाया जाता है, बाकी कहीं और नहीं पाया जाता है भारत में। तो जो मिथुन लिखा गया है, मिथुन भी आप देखेंगे तो असम है, असम में मिथुन पाए जाते हैं। असम या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं असम में पाए जाते हैं, खास करके क्षेत्र असम है। और या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर आपके मिथुन पाए जाते हैं। और यहाँ पर मिथुन की इमेज भी आपको लगी दिख रही है, जो बिल्कुल एक सांड के जैसे दिखने वाला जानवर है मिथुन, जो असम या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि जो बंगाल टाइगर है जो सिर्फ और सिर्फ सुंदरवन में पाया जाता है, या फिर कहें तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है बंगाल टाइगर। और बात की जाए गाय की, तो गाय एक ऐसा जीव है जो पूरे भारत में कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब यही हमारा सबसे सही जवाब भी हो जाएगा, यह एक स्थानिक जानवर नहीं है, यह हर जगह निवास करता है। और जो बाकी थे उनके लिए एक स्थान फिक्स था जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जो खाद्य श्रृंखला है में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन है। जो खाद्य श्रृंखला है थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। देखिए जो घास है घास को हम उत्पादक बोलते हैं और जो घास है घास को कीट खाते हैं और इनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और जो कीट होते हैं कीट को पक्षी खाते हैं और पक्षी को बोलते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। और जो बिल्ली है बिल्ली पक्षी खाती है और बिल्ली को हम बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। यहाँ अगर नीचे वाली इमेज से समझे तो देखिए यहाँ पर सूर्य है जो ही हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के प्रकाश से पौधे भोजन बनाते हैं और पौधों को कीट खाता है और कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प और सर्प को बाज खा लेता है। या फिर यहाँ एग्जाम्पल समझे, यहाँ पर देखें एक पौधा हुआ और पौधा है, मान लीजिए कोई पादप है, पौधा है, पौधे को चूहे ने खाया और चूहे को आप देखेंगे जो यहाँ पर लोमड़ी है, लोमड़ी खाएगी और उसके बाद जो लोमड़ी है इसको भी एक न दिन मरना है और मरने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिलेगी, मरने के बाद मिट्टी में मिलेगी। और उसके बाद जो आपके ऐसे जीव जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं या फिर सीधा हम अपघटक कहते हैं, अपघटक इनको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी मिल जाएंगे। मिट्टी मिलने के बाद फिर से इसी मिट्टी में जो तत्व हैं उनका उपयोग पेड़ पौधे करेंगे और पेड़ पौधे को फिर से चूहा खाएगा और उसके बाद फिर से यही चक्र लगातार ऐसे चलता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा अगले स्टेप पर जब ट्रांसफ़र होती है तो मात्र 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ऊर्जा का मान यहाँ पर 1000 है तो अगले स्टेप पर मात्र यह 100 बचेगी और जो अगला स्टेप होगा वहाँ पर मात्र यह 10 बचेगी और सबसे लास्ट में मात्र 1 ही बच पाएगी। यहाँ पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर कौन होते हैं। तो पोषण के दूसरे स्तर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो कीट होते हैं, कीट पोषण के दूसरे स्तर पर होते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। तो क्वेश्चन वही पुराना ही हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी है कि खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। जो सबसे कम ऊर्जा मिलेगी आपको हमने समझाया है कि शुरुआत में अगर ऊर्जा का मान 1000 है तो आगे जाएगी तो यहाँ पर मात्र 100 बचेगी, क्योंकि अगले स्टेप पर मात्र 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो पाता है और अगले स्टेप पर यहाँ मात्र 10 बचेगी और सबसे लास्ट में मात्र 1 बच जाएगी। और इस हिसाब से हमारा जवाब होगा कि भोजन से कम ऊर्जा किसे मिलती है। तो जवाब हमारा आप यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा यह भी प्रश्न। देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है कि कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े के क्रम में सही है। तो छोटे से बड़े के क्रम में यहाँ स्टोरेज की बात की गई है, यहाँ मेमोरी की बात की गई है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हम जानते हैं जो 8 बिट होती है, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट्स के 8 बिट बराबर 1 बाइट्स के। और जो 1024 अगर बाइट्स कर लिया जाए, 1024 बाइट्स कर लिया जाए तो यह बराबर हो जाती है 1 किलो बाइट की। 1 किलो बाइट के बराबर होती है, 1 किलो बाइट के बराबर होती है, 1 किलो बाइट के बराबर होती है। अगर 1024 किलो बाइट कर लिया जाए, 1024 किलो बाइट जिसे हम केबी कहते हैं, किलो बाइट कर लिया जाए, 1024 किलो बाइट कर लिया जाए तो यह बराबर हो जाती है 1 मेगाबाइट के। 1 मेगाबाइट की जिसे हम MB बोलते हैं, जिसे हम MB बोलते हैं। और अगर यहाँ पर 1024 मेगाबाइट कर लें, 1024 मेगाबाइट कर लें, 1024 मेगाबाइट कर लें, मतलब 1024 MB कर लें तो यह बन जाता है 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट जिसे हम GB कहते हैं। और अगर यहाँ पर हम 1024 GB कर लें, मतलब 1024 गीगाबाइट कर लें तो यह बराबर हो जाती है 1 टेराबाइट के, 1 टेराबाइट के जिसे हम 1 TB भी कहते हैं। और अगर यहाँ पर हम कर लें 1024 टेराबाइट कर लें, 1024 टेराबाइट कर लें, 1024 टेराबाइट कर लें तो यह बराबर हो जाती है 1 पेटाबाइट के, 1 पेटाबाइट के। इतने से हमारा काम चल जाएगा। हम ध्यान दें जो 4 ऑप्शन लिखे गए, जो सबसे छोटा होता है KB होता है, और KB अगर 1024 KB इकट्ठा हो गया तो यह हो जाएगा 1 MB के बराबर, 1 मेगाबाइट के बराबर। अगर 1024 MB हो गया तो ये बन जाएगा आपका 1 गीगाबाइट, मतलब 1 GB के बराबर हो जाएगा। और 1024 अगर GB हो गया तो ये बन जाएगा 1000 TB, मतलब टेराबाइट के बराबर। और 1024 अगर टेराबाइट तो ये बन जाएगा 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन D बन जाएगा, क्योंकि कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े के क्रम में सही है। तो छोटे से हमने बड़े की ओर यहाँ पर बढ़ते हुए देखा है। चलिए कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न यह भी। और जो ज़्यादा डिटेल है तो क्वेश्चन में आपको यहाँ दिख जाएगी, पेटाबाइट के आगे वाली भी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब देख लेना इसको भी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जो वन्य जीव हैं संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। जो जंगली जीव हैं इनको बचाने का, इनको सुरक्षित रखने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो क्या है। तो हमें ध्यान देना है कि जो जंगली जीव हैं, हम ध्यान दें जो जंगली जीव हैं आखिर इनको सुरक्षा कहाँ से मिल नहीं पा रही है, इनकी संख्या कम हो क्यों पा रही है, कहने का अर्थ यही है। तो अगर हम सोच पाएँ कि इनकी संख्या घट क्यों रही है तो जवाब मिलेगा कि जो उनके प्राकृतिक आवास है उनको नष्ट किया जा रहा है। शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए, निवास के लिए स्थान चाहिए और इसके लिए वो जंगल वनों की कटाई कर रहे हैं। जो जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि जो वन्य जीव हैं इनकी संख्या लगातार घट रही है। तो वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका यही होगा कि उनके जो प्राकृतिक आवास है उनकी रक्षा की जाए। यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो जंगली जीव हैं, जो वन्य जीव हैं उनको बचाने का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा है। जो वातावरण है इसको प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक, जो सबसे हानिकारक है वो प्रकार कौन सा है। यहाँ लिखा गया है कि मानव कार्बनिक अपशिष्ट है, भरण स्थान से अपशिष्ट है, अजीव, निम्नीकरणीय रसायन है और प्राकृतिक पोषण है। हम ध्यान दें, अगर यहाँ इमेज में हम ध्यान दें, यहाँ देख रहे हैं जितना भी कचरा आपको दिख रहा है यह सब मानव द्वारा ही निर्मित कचरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। मानव निर्मित द्वारा ही कचरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो मानव निर्मित कार्बनिक अपशिष्ट होता है सबसे ज़्यादा
प्रदूषण के लिए जिम्मेदार यही है, मानव कार्बनिक अपशिष्ट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर, जो परजीवी होते हैं, परजीवी के सीधा सीधा अर्थ यह है कि एक ऐसा जीव जो आपके शरीर पर रहकर, आपके पास रहकर आपको नुकसान पहुंचाए, उसे हम परजीवी कहते हैं। और सहजीवी करती है कि जो आपके साथ रहकर, आपके साथ मिलकर अपना भी फायदा करे और खुद का भी फायदा हो, उसे हम सहजीवी कहते हैं। जो परजीवी जीव हैं, यहाँ एक पौधा समझिए आप, यहाँ एक मोटा सा पेड़ आपको दिख रहा है और पेड़ पर ही एक आपको दूसरे किस्म का यहाँ पौधा दिख रहा है। अभी पौधा करेगा क्या, तो ये वाला जो पौधा है, इसी पौधे से पोषण यह भी प्राप्त कर लेगा। एग्जाम्पल और आपको दे, जैसे आपके सिर पर मान लीजिए जूं हो गई, तो जूं करेगी क्या, जो आपका शरीर है, आपके शरीर से भोजन प्राप्त करेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। मच्छर हुए, मच्छर आपके शरीर से भोजन प्राप्त करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा जोंक हुआ, बहुत सारे जीव हैं, खटमल हुई, ये सब आपके परजीवी जीव हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे और उनका खुद का फायदा होगा। तो परजीवी जीव में सिर्फ एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, जबकि सहजीवी में दोनों का फायदा होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल तो हम देखें, यहाँ पर एक जानवर बैठा हुआ है, एक जानवर बैठा है, हालांकि कमेंट में आप बताना आपको कौन सा जानवर दिख रहा है। तो यहाँ एक जानवर बैठा हुआ है और इसके सिर पर एक कौवा भी बैठा हुआ है। और जो ग्रामीण एरिया से होंगे, जिनका घर ग्रामीण क्षेत्र में होगा, उनको ज़रूर पता होगा कि कौवा आखिर किस लिए बैठा है। तो जो जानवर है, जानवर के सिर पर जो जूं होंगी, उनको यह कौवा खा लेगा। तो कौवा खा रहा है तो कौवा जूं खाएगा। अब देखिए, जो जूं है, जूं जानवर को नुकसान पहुंचा रही थी, अब जूं को कौवा ने खा लिया और इसके खाने से कौवा का भी फायदा हुआ और जो जानवर यहाँ बैठा है उसका भी फायदा हो गया। इसे हम बोलते हैं सहजीवी। मतलब सहजीवी में आपके साथ रहकर, आपके साथ मिलकर दोनों को फायदा हो जाए, उसे हम सहजीवी कहते हैं। और परजीवी में सिर्फ एक को फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर पूछा गया है, परजीवी पूछा गया है, तो एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है, इसे हम परजीवी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और ऐसे आपके परजीवी दोस्त भी होंगे कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है का उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन लिखा गया है, कपड़ा मिल से है, जूते के फैक्ट्री से है, और बिजली संयंत्र से है, और सब्जी की खेती से है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा, जो बिजली संयंत्र है, यहीं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बिजली संयंत्र हो जाएगा, जहां पर ताप विद्युत से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष की उम्र जानने की जो विधि है, वृक्ष की उम्र जानने की जो विधि है, आखिर वृक्ष की उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो किया आपने देखा भी होगा, जो पेड़ आपको यहाँ दिख रहा है, पेड़ का यह तना जिसको काटकर अलग कर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ आपको वलय मिल जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पर रिंग्स मिल जाएंगी, जिन्हें हम वलय बोलते हैं। अगर इनकी संख्या हम काउंट कर लें तो जितने वलय होंगे, जितनी ज़्यादा रिंग होंगी, वही उनकी उम्र को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर अगर 10 रिंग है, 10 वलय हैं, तो मतलब यह है कि इस पेड़ की उम्र है 10 वर्ष, इस पेड़ की उम्र हो जाएगी। तो जवाब बनेगा उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न। यह भी देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ लिखा गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई। तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के वित्त मंत्री की बात की जा रही है। तो स्वच्छ ऊर्जा निधि मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन ना होने पाए, अगर हम ऊर्जा का उत्पादन ताप विद्युत या फिर कोयला जलाकर अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैस निकलती हैं और जो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। उससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि सोलर प्लेटें लगाई जाए, इनसे ऊर्जा उत्पादित की जाए, पवन चक्कियाँ बनाई जाए, इनसे ऊर्जा उत्पादित की जाए, और जिससे हम वातावरण को दूषित होने से बचा सकें। तो पूछा गया है कि स्थापना की गई थी, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो इसकी स्थापना 2010 में की गई, 2010 में। और इस समय जो भारत की राष्ट्रपति थी, उनका नाम है प्रतिभा देवी पाटिल।
पाटिल उनका नाम है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उस समय वित्त मंत्री थे। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो सत्य भी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यहाँ लिखा गया पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर कौन सा है। जो सबसे प्रमुख शहर है कौन सा है, यहाँ नाम लिया गया है कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में, हालांकि पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पड़ जाएंगे, पाकिस्तान में ही पढ़ेंगे, लेकिन पूछा गया है कि लड़काना जिले में, तो लड़काना जिले में आपका मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसे हम बोलते हैं मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसे बोलते हैं हम मृतकों का टीला भी कहा जाता है, टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार व अन्नागार दोनों मिले हैं। अन्नागार व स्नानागार की प्राप्ति यहीं से हुई है, स्नानागार की प्राप्ति यहीं से हुई, अन्नागार स्नानागार। और जो यहाँ लिखा गया है आलमगीरपुर मेरठ में मिल जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश में। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। और जो लोथल लिखा गया है, लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे भी है। और लोथल एक आपका पत्तन शहर भी था। मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही बंदरगाह की प्राप्ति भी हमें हुई है, और जहाँ से व्यापारिक कार्यों को किया जाता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कि योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है। योग का वर्णन किस वेद में किया गया है, जो योग है उसका वर्णन किस वेद में किया गया है। पहला ऑप्शन सामवेद लिखा गया है, सामवेद। इसे हम संगीत का जनक मानते हैं, संगीत का जनक कहते हैं, संगीत का जनक भी कहते हैं। जो अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र का वर्णन यहीं किया गया है। यजुर्वेद है, गद्य व पद दोनों में लिखित हैं, गद्य व पद दोनों में रचित हैं। और जो ऋग्वेद है, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो योग का वर्णन आपके ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र। जो इसकी ऋचाएँ हैं, इनको पढ़ने वाले को हम होत्र बोलते हैं। और ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, जो सबसे पुराना वेद है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, 4 वेदों में सबसे पुराना आपका ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, जहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और जबकि जो 10वां मंडल है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, 10वें मंडल। अगला प्रश्न है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से पहले तीर्थंकर का आपको नाम बताना है। हालांकि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो जैन धर्म है, इसकी स्थापना की बात की जाए या फिर इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक बोले जाते हैं, संस्थापक ऋषभ देव बोले जाते हैं। संस्थापक 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो 24वें जिन्हें हम महावीर स्वामी कहते हैं, महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। और इनको हम बोलते हैं वास्तविक संस्थापक हम इन्हें कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। तो बात की जाए, संस्थापक ऋषभ देव, वास्तविक महावीर स्वामी हैं। जो आपके 23वें हैं, जो 23वें हैं, आप ध्यान रखना, 23वें जो आपके तीर्थंकर हैं, उनका नाम है पार्श्वनाथ है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। पहले का नाम है ऋषभ देव है, जो 24वें हैं, उनका नाम महावीर स्वामी है, जो अंतिम तीर्थंकर भी हुए हैं। और जो 23वें हैं, इनका नाम पार्श्वनाथ है। जो तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी हैं, इनका प्रतीक सिंह है। और जो पार्श्वनाथ हैं, इनका प्रतीक सर्प है। और जो आपके ऋषभ देव हैं, कई बार पूछा भी गया है कि ऋषभ देव का प्रतीक क्या था, तो ऋषभ देव का प्रतीक यहाँ पर हो जाएगा बैल, इसका प्रतीक हो जाता है।
ऋषभदेव का प्रतीक बैल यहाँ पर हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। यह भी तो पूछा क्या गया था कि 24वें तीर्थंकर में से पहले कौन थे, तो पहले आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। जो अंतिम थे महावीर स्वामी थे। जो पार्श्वनाथ है ये आपके पार्श्वनाथ आपके यहाँ पर 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। और जो 22वें तीर्थंकर है उनका नाम अगस्त्य नेम भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है यह लिखा गया कि भीतरी स्तंभ शिलालेख, भीतरी स्तंभ जो शिलालेख है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय का है, जो शासक से संबंधित है। जो भीतरी स्तंभ है, भीतरी स्तंभ, इसका संबंध जो है, इसका संबंध स्कंद गुप्त से भीतरी स्तंभ शिलालेख का संबंध स्कंद गुप्त से, जो गुप्त वंश के शासक भी थे। गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है श्रीगुप्त कहा जाता है, श्रीगुप्त कहा जाता है, श्रीगुप्त कहा जाता है। और जो गुप्त वंश है इनकी अगर राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी थी पाटलिग्राम या फिर पाटलिपुत्र, या फिर पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। इनकी क्या थी? राजधानी थी। और गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक की अगर बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध शासक थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनके दरबारी कालिदास, धन्वंतरी। इनके अलावा जो वराह मिहिर हैं इनके प्रमुख दरबारी थे। और इनके दरबार में आने वाला एक चीनी यात्री जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है उसका नाम फाहियान था। और गुप्त वंश का एक शासक जिसे बोलते हैं कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। जो नालंदा है, नालंदा का अर्थ होता है नालम धन, द इसका अर्थ होता है नालम जिसका अर्थ कमल होता है, और द का अर्थ देने वाला। और कमल ज्ञान का प्रतीक होता है, तो ज्ञान देने वाला जिसे हम नालंदा या फिर इसे हम नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं, कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। और इसके अलावा जो गुप्त वंश का एक शासक है, गुप्त वंश के ही शासक स्कंद गुप्त द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया गया था, पुनरुद्धार भी करवाया गया। और जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कई बार पूछा गया है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हैं। इस प्रश्न से हमने इतनी सारी जानकारियां कवर की। तो जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है इसका संबंध स्कंद गुप्त से है। कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न। और जो समुद्रगुप्त यहाँ लिखा गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? प्रश्न है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम रचना है कालिदास की, इसका जो नायक है अग्निमित्र है, यह किसका पुत्र है? जो अग्निमित्र है इस रचना का नायक है। और जो नायिका की अगर बात की जाए, नायिका थी मालविका नायिका है। और जो नायक अग्निमित्र हैं, जो विदिशा के राज्यपाल थे, जो विदिशा के राज्यपाल थे। ये पुत्र थे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र, शुंग के पुत्र थे आपके अग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्रम में जो श्रृंगार रस की एक रचना है, श्रृंगार रस प्रधानता की एक रचना है, जहाँ पर अग्निमित्र व मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। जो मालविकाग्निमित्रम है ये आपकी श्रृंगार रस प्रधानता वाली रचना है, श्रृंगार रस प्रधानता की रचना है। और कालिदास की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनमें से एक रचना है मेघदूतम, जो इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है।
सर्वश्रेष्ठ है। और इसके अलावा की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसके अलावा है रघुवंशम, रघुवंशम, और एक मेघदूतम यहाँ लिखा गया है, और एक है कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम। यह इनकी प्रमुख रचना है कालिदास की। जो कालिदास हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबारी कवि भी हुआ करते थे। कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? जो सांख्य पद्धति है, जो सांख्य दर्शन है, उसके जो जन्मदाता हैं कपिल मुनि माने जाते हैं। कपिल मुनि आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फिर कपिल ऋषि हो जाएगा। जो गौतम शब्द लिखा गया है ये हैं न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम हैं। पतंजलि योग दर्शन के हैं, योग दर्शन के हैं, योग दर्शन के हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन, इसके कपिल वहाँ लिखा ही गया है। और इसके अलावा जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, मीमांसा है। और इसके अलावा एक पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। और एक आपका वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है। ये 6 दर्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं। जो सांख्य दर्शन 4 यहाँ पर हुए और 2 वहाँ पर हैं। तो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन कपिल हुए। उत्तर मीमांसा जिसके बाद रायण है, बाद रायण बोले जाते हैं, वादरायण। और जो पूर्व मीमांसा है इसके संस्थापक जैमिनी कहा जाते हैं, जैमिनी। और जो वैशेषिक है इसके कणाद कहे जाते हैं, वैशेषिक के कणाद कहे जाते हैं। तो 6 दर्शनों में से न्याय दर्शन गौतम ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, और जो सांख्य दर्शन है कपिल ने दिया है। उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वैशेषिक उल्लूक कणा द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है यह लिखा गया है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? जो व्रीहि शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन गेहूं लिखा गया है। गेहूं को हम गोधूम कहते हैं, गोधूम। तो इसका जवाब तो गोधूम हो जाता। जो जौ है इसे हम जौ कहते थे। और जो मक्का है, मक्का को तो हमें नहीं पता क्या कहा जाता है, लेकिन एक शब्द माड़ आपने सुना होगा। माड़ हम उड़द को कहते थे, उड़द को हम माड़ कहते थे। जो चावल है, चावल या फिर धान के लिए हमने व्रीहि शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन चावल यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? जो बुद्ध वंश के शासक हैं उनके द्वारा शासित था। स्थान आपका कपिलवस्तु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था शुद्धोधन, इनका नाम था शुद्धोधन, उनका नाम था शुद्धोधन, उनका नाम था। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो शुद्धोधन है ये गौतम बुद्ध के पिताजी भी हैं, गौतम बुद्ध के पिता हैं शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता हैं। और शुद्धोधन जिनका संबंध शाक वंश से है, शाक वंश से इनका संबंध है। जो इनकी माता है गौतम बुद्ध की जो माता है इनका नाम महामाया था, महामाया था। और इनका संबंध कोली वंश से है, इनका संबंध कोली वंश से है, इनका संबंध कोली वंश से है। और जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान मिला था, जो स्थान है बोध गया में, बोध गया में। और इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया है, जो पहला उपदेश है, पहला उपदेश इन्होंने दिया है, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है, सारनाथ में। और जो सबसे अधिक हैं, जो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं, सबसे अधिक इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी नाम यशोधरा था, यशोधरा था। और इनके एक पुत्र भी था, पुत्र का नाम राहुल था, राहुल था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 483
ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में हुई कहाँ है? तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो कुशीनारा है ये उस समय मल्ल शासकों के अधीन भी हुआ करता था। इस हिसाब से हमारा जो जवाब बना है कपिलवस्तु तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अंग है, अंग आपके 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है यह लिखा गया है कि सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। जो सोम है ये किस लिए जाने जाते थे? जो सोम है इनको हम वनस्पति का देवता कहा जाता था। जो सोम है इनको वनस्पति का देवता कहा जाता था। तो वनस्पति तो लिखा नहीं गया है, तो उस हिसाब से हमारा जवाब पौधा हो जाएगा। जो सोम है इनको ऋग्वैदिक युग में नर देवता के रूप में वनस्पति का देवता कहा गया है, वनस्पति देवता कहा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है कि अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? जो अनहिलवाड़ है किस राजवंश की राजधानी थी? जवाब हमारा सोलंकी वंश यहाँ हो जाएगा, सोलंकी वंश हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रकूट है इनकी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। इनकी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। जो पाल वंश है इनकी राजधानी मुंगेर थी। इनकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। और जो मित्राका है इनकी राजधानी वल्लभी थी। वल्लभी इनकी राजधानी थी। अनिलवाड़ आपका सोलंकी राजवंश की राजधानी हो जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? जो कान्यकुब्ज है वह किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो कान्यकुब्ज हम कन्नौज को कहते थे, कन्नौज को हम कान्यकुब्ज कहते थे। और कन्नौज जिसे हम इत्र की नगरी कहते हैं, इत्र की नगरी। और यहाँ पर सुगंधित पदार्थों की भरमार है, सुगंधित पदार्थों की भरमार है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर गुलाब जल भी बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, गुलाब जल भी उत्पादित किया जाता है। तो इत्र की नगरी या फिर खुशबुओं का शहर हम कहते हैं कन्नौज को। और ये आज का शायद हमारा अंतिम प्रश्न भी हो। कंप्लीट हुए हमारे पूरे 25 प्रश्न और हमने सभी प्रश्नों को फुल डिटेल कवर करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है आप सभी से विदाई का। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में और जहाँ हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के ही प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद।